रात के 9 बजे मेरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वही घर जहां पहले पवन के ऑफिस से आते ही मेरी मुस्कान बिखर जाया करती थी। आज वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। पवन ऑफिस से थका हारा आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने अपनी टाई ढीली की और मेरी तरफ देखा। मैं अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थीं। मेरा शरीर बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा कोने में दुबक कर बैठता है। मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पवन ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, आज क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। और आप इतनी चुप क्यों हैं? सुबह भी आपने ठीक से बात नहीं की थी। मैंने धीरे से सिर उठाया। मेरी आंखों में पवन के लिए प्यार तो था, लेकिन साथ ही एक गहरा खौफ भी था। मैं कुछ बोलने के लिए होंठ खोलने ही वाली थी कि तभी किचन से ऋतु, पवन की पत्नी की आवाज आई। ऋतु बेहद मीठी आवाज में पवन से बोली, अरे पवन, तुम आ गए। बस 2 मिनट रुको, मैं माँ जी के लिए और तुम्हारे लिए गर्म रोटियां ला रही हूँ। जैसे ही ऋतु की आवाज कानों में पड़ी, पवन ने नोटिस किया कि मैं अचानक सिहर उठी थी। मैंने तुरंत अपनी नजरें वापस अपनी थाली में गड़ा लीं। ऋतु हाथ में दाल का डोंगा और रोटियां लेकर आई। चेहरे पर एक आदर्श बहू वाली मुस्कान थी। उसने पहले पवन की थाली में दाल परोसी और फिर वो मेरी तरफ मोड़ी। ऋतु मुस्कुराते हुए लेकिन आंखों में सख्ती लाते हुए बोली, लीजिए माँ जी, ये दाल मैंने खास आपके लिए बनाई है, खाइए ना। ऋतु ने जैसे ही खास आपके लिए शब्दों पर जोर दिया, मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने डरते डरते कटोरी की तरफ देखा। पवन ये सब नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो अपने फोन में ईमेल चेक कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से चम्मच उठाया। मेरा हाथ इतना तेज कांप रहा था कि चम्मच कटोरी के किनारे से टकराकर आवाज कर रहा था। पवन का ध्यान उस आवाज पर गया। उसने फोन रखा और मेरा हाथ पकड़ा। पवन चिंता से बोला, माँ, ये क्या हो रहा है? आपका हाथ इतना क्यों कांप रहा है? और ये पसीना? एसी चल रहा है, फिर भी आपको पसीना आ रहा है। मेरी जुबान तालू से चिपक गई थी। मैं पवन को बताना चाहती थी कि इस दाल में नमक नहीं, बल्कि मुट्ठी भर लाल मिर्च है, जो ऋतु ने मुझे सजा देने के लिए डाली है। मैं बताना चाहती थी कि अगर मैंने ये नहीं खाया तो रात को मुझे और भी बुरा सलूक झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं चुप रही। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, ऋतु ने तुरंत बात काट दी। वो दौड़ कर आई और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। ऋतु झूठी चिंता दिखाते हुए बोली, अरे पवन, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मैंने डॉक्टर से बात की थी, ये बुढ़ापे की कमजोरी है। मेरे कंधे को जोर से भींचते हुए बोली, है ना माँ जी? आप पवन को बता क्यों नहीं देती कि आप ठीक हैं? देखो बेचारा कितना परेशान हो रहा है। ऋतु मेरे कंधे में नाखून गड़ा रही थी। ये एक इशारा था, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने दर्द और डर के मारे जल्दी से सिर हिला दिया। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस कमजोरी है। लेकिन माँ, हमें कल ही डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ऋतु तुरंत बोल पड़ी, अरे मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम ऑफिस पर ध्यान दो। मैं हूं ना माँ जी का ख्याल रखने के लिए। पवन को ऋतु की बातों से तसल्ली मिल गई। उसने सोचा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, माँ का कितना ख्याल रखती है। पवन वापस खाना खाने लगा। मैंने जैसे तैसे वो तीखी दाल अपने गले के नीचे उतारने की कोशिश की। मिर्ची के कारण मेरी आंखों से पानी बहने लगा। तभी हड़बड़ाहट में मेरी कोहनी पानी के गिलास से टकरा गई। गिलास गिर गया और सारा पानी मेज पर फैल गया। पवन सामान्य रूप से बोला, अरे कोई बात नहीं माँ, गिर गया तो गिर गया, मैं साफ कर देता हूँ। लेकिन मेरी प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी। पानी गिरते ही मैं अपनी कुर्सी से ऐसे उछलकर पीछे हटी जैसे कोई बम फट गया हो। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और थर थर कांपने लगी। मैं गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, गलती हो गई, माफ कर दो, अब नहीं होगा। प्लीज मुझे कमरे में बंद मत करना, प्लीज। पवन सन्न रह गया। उसने मुझे इतना डरा हुआ जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक पानी का गिलास गिरने पर कोई माँ अपने बेटे बहू से ऐसे भीख क्यों मांगेगी? पवन हैरान होकर मुझसे बोला, माँ, आप क्या कह रही हैं? कमरे में बंद?
कौन बंद करेगा आपको? मैं हूं पवन, आपका बेटा। रितु का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन उसने तुरंत पैंतरा बदला। वो जोर से हंसी। अरे माँ जी भी ना आजकल टीवी सीरियल्स बहुत देख रही हैं। कल रात ये सास बहू वाला सीरियल देख रही थी, उसी का असर है ना माँ जी? रितु ने मुझे बांह से पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। चलो पवन, मैं माँ जी को कपड़े बदलवा कर सुला देती हूँ। शायद इनकी दवाई का समय हो गया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही हैं। पवन चुपचाप बैठा रहा। रितु मुझे लगभग घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गई। पवन ने अपनी थाली में देखा। उसे अब भूख नहीं थी। उसके दिमाग में वो बात गूंज रही थी, प्लीज मुझे कमरे में बंद मत करना। पवन की छठी इंद्रियां कह रही थी कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसने डाइनिंग टेबल के नीचे देखा, वहां मेरी चप्पल पड़ी थी, जो हड़बड़ाहट में मेरे पैर से निकल गई थी। पवन ने सोचा, माँ पहले कभी ऐसे नहीं डरती थी। रितु कह रही है बीमारी है, पर यह बीमारी कम और दहशत ज्यादा लग रही है। पवन सारी बात सोच सोच कर परेशान रहने लगा था। वो जानता था कि उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और ये भी कि बिना किसी बहस या लड़ाई के दूसरी जाति की लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि पवन को प्यार हो गया था। शादी से पहले सब सही था, लेकिन जब से शादी हुई मेरा व्यवहार जैसे बदलता जा रहा था, और वो इस बदलाव का मतलब नहीं समझ पा रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहां पवन को लग रहा था कि उसकी वाइफ रितु माँ को सुलाने ले गई है, लेकिन असलियत में बंद कमरे के अंदर जहन्नुम का खेल शुरू हो रहा था। जैसे ही मेरे कमरे का दरवाजा बंद हुआ, रितु ने दरवाजे की कुंडी लगाई और मेरी बांह, जिसे वो अब तक प्यार से पकड़े हुए थी, उसे पूरी ताकत से मरोड़ दिया। मेरी एक दबी हुई चीख निकली। रितु ने मुझे बांह से पकड़कर घसीटा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मैं चल नहीं पा रही थी। लेकिन रितु को कोई दया नहीं आई। उसने मुझे फर्श पर धकेल दिया। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिरी। मेरी आंखों में वही दहशत थी जो एक हिरन की आंखों में शेर को देखकर होती है। रितु मेरे ऊपर झुक गई। उसका चेहरा अब बहू का नहीं, एक जल्लाद का लग रहा था। रितु दांत पीसते हुए फुसफुसाते हुए बोली, बड़ी नाटकबाज है तू बुढ़िया। पवन के सामने पानी गिराकर क्या साबित करना चाहती थी? कि मैं तुझे डरा रही हूँ? हमदर्दी चाहिए तुझे अपने बेटे से? मैंने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए गिड़गिड़ाई, नहीं बहू, कसम से गलती से हाथ लग गया था मेरा। हाथ कांप रहा था। मुझे माफ कर दे बहू, आगे से नहीं होगा। रितु ने मेरे गालों को अपनी उंगलियों से कस कर पकड़ा तो उसके नाखून मेरी झुर्रियों वाली घाल में गड़ गए। क्या बोल रही थी तू? हाथ कांप रहा था? अभी ठीक करती हूँ तेरा कंपन। रितु उठी और पास रखे जग से ठंडा पानी छपाक से मेरे मुंह पर मारा। रितु बोली, होश में रह और सुन, वो जो मिर्च वाली दाल तूने डाइनिंग टेबल पर छोड़ी है ना, वो तुझे कल सुबह नाश्ते में बासी ही खानी पड़ेगी। पवन के सामने पानी गिराने की सजा है ये। मैं कांप रही थी। एसी की ठंडक और बहू के डर ने मुझे जमा दिया था। रितु सोफे पर बैठ गई और पैर हिलाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है तू पवन को बताएगी और वो मेरी बात नहीं मानेगा? अरे वो मेरा दीवाना है। मैं अगर कह दूं कि दिन है तो वो दिन मानेगा, और अगर मैंने कह दिया कि तू मुझे दहेज के लिए ताने मारती है तो सोच क्या होगा। रितु ने अपनी साड़ी का आंचल ठीक किया और झुककर मेरी आंखों में देखा। रितु डराने वाली हंसी के साथ बोली, मैं अपने हाथ पर ब्लेड से एक छोटा सा कट लगाऊंगी और पुलिस को कहूंगी कि तेरे बेटे पवन ने मुझे मारा है। दहेज और घरेलू हिंसा का केस लगेगा। तेरा वो राजा बेटा चक्की पीसता हुआ कैसा लगेगा तुझे? मैंने कानों पर हाथ रख लिए। बेटे के जेल जाने की बात सुनकर मेरी ममता तड़प उठी। मैं गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं बहू, ऐसा मत करना। मेरे पवन को कुछ मत करना। तू जो कहेगी मैं करूंगी। तू मुझे मार ले, मुझे भूखा रख ले, पर मेरे बेटे को बख्श दे। रितु के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे अपनी जीत का नशा था। गुड, ये हुई ना बात। अब चुपचाप उस कोने में पड़े गद्दे पर सो जा। बेड पर सोने की जरूरत नहीं है। बेडशीट खराब होती है तेरे गंदे कपड़ों से। रितु ने लाइट बंद कर दी।
गुड नाइट सासू माँ कहती हुई रितु कमरे से बाहर निकल गई। अंधेरे कमरे में मैं जमीन पर बिछे एक पतले से गद्दे पर सिमट गई। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में ठूंस लिया ताकि मेरे रोने की आवाज बाहर न जाए। दीवार के उस पार पवन को लग रहा था कि उसकी माँ सो रही है, लेकिन दीवार के इस पार एक माँ अपनी ही बहू के डर से अपनी चीख का गला घोंट रही थी। आधी रात को कमरे में एसी की हल्की हमिंग साउंड थी। रितु बगल में गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसे देखकर पवन ने उससे शादी की थी। लेकिन पवन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो करवटें बदल रहा था। उसके कानों में बार बार मेरी वो डरी हुई आवाज गूंज रही थी, प्लीज मुझे कमरे में बंद मत करना। पवन बिस्तर से उठा और बालकनी में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी की आग थी। वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। ये वो माँ तो नहीं है जिन्हें मैं जानता था। मुझे याद है शादी से पहले घर में घुसते ही माँ की आवाज गूंजती थी, आ गया मेरा राजा बेटा, हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है। वो कभी चुप नहीं रहती थी। मोहल्ले की बातें, रिश्तेदारों के किस्से, टीवी सीरियल्स की कहानियां, वो अपने बकबक से पूरे घर को जिंदा रखती थी। पवन को याद आया कि कैसे माँ उसके दोस्तों के साथ भी लूडो खेलती थी और जोर जोर से हंसती थी। उनका चेहरा हमेशा खिला रहता था। लेकिन जब से ऋतु इस घर में आई है, पिछले 6 महीनों से जैसे माँ की आवाज किसी ने छीन ली हो। शुरुआत में उसे लगा कि शायद उन्हें एडजस्ट करने में वक्त लग रहा है। फिर ऋतु ने कहा कि माँ को डिप्रेशन हो गया है, उन्हें अकेले रहना पसंद है। फिर कहा कि माँ को भूलने की बीमारी हो रही है, इसीलिए वो अजीब हरकतें करती हैं। पवन ने रेलिंग को कसकर पकड़ा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैं रितु की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहा। मैं सोचता रहा कि माँ बीमार है, पर आज मुझे एहसास हुआ कि बीमारी शरीर में नहीं, इस घर के माहौल में है। कोई भी माँ बीमारी की वजह से चम्मच नहीं गिराती, लेकिन डर की वजह से जरूर गिराती है। और वो लाइन, कमरे में बंद मत करना, इसका मतलब माँ को कमरे में बंद किया जाता है। पवन ने मुड़कर शीशे के दरवाजे से सोती हुई रितु को देखा। अब उसे रितु के मासूम चेहरे पर मासूमियत नहीं, बल्कि एक रहस्य नजर आ रहा था। रितु, क्या तुम सच में वो हो जो दिखती हो, या फिर मेरे पीछे तो मेरी माँ के साथ? पवन की रूह कांप गई, ये सोचकर कि उसकी पत्नी उसकी माँ को टॉर्चर कर रही होगी। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था और दिमाग सबूत मांग रहा था। पवन वापस कमरे में आया। वो ड्रेसिंग टेबल के पास गया और दराज खोला। वहां पुराने गैजेट्स के बीच उसका एक पुराना स्पाई कैमरा पड़ा था, जो एक पेन ड्राइव जैसा दिखता था और डिजिटल घड़ी में फिट हो सकता था। पवन ने उस कैमरे को हाथ में उठाया। पवन दृढ़ निश्चय के साथ, माँ ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर उनकी आंखों में आंसू हैं, तो उसका कारण जानना मेरा फर्ज है। कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कल मैं देखूंगा कि मेरे घर की चार दीवारी के अंदर आखिर होता क्या है। अगर मेरा शक गलत निकला, तो मैं रितु के पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर मेरा शक सही निकला, पवन की मुट्ठी भिज गई, तो कल इस घर में रिश्ते नहीं, इंसाफ होगा। उसने वो कैमरा अपनी जेब में रख लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। बाहर सन्नाटा था, लेकिन पवन के अंदर एक तूफान आने वाला था। अगली सुबह 8 बजे पवन ऑफिस जाने के लिए तैयार था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक मकसद था। जब रितु किचन में नाश्ता बना रही थी और मैं अपने कमरे में थी, पवन ने मौका देखकर टीवी के पास रखे एक डिजिटल क्लॉक के अंदर एक छोटा सा स्पाई कैमरा फिट कर दिया। वो कैमरा उसने कल रात को ही अपने पुराने गैजेट्स में से ढूंढ निकाला था। उसने कैमरे का एंगल ऐसे सेट किया कि पूरा हॉल और डाइनिंग एरिया साफ नजर आए। उसने अपने फोन पर लाइव फीड चेक की। सब कुछ साफ दिख रहा था। पवन ने मन ही मन सोचा, माँ, अगर आज मेरा शक सही निकला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भगवान करे मैं गलत हूँ। पवन नाश्ता करके उठा। ऋतु, मैं निकलता हूँ, आज एक जरूरी मीटिंग है, शायद रात को देर से आऊंगा। ऋतु के चेहरे पर एक चमक आ गई। पति के देर से आने का मतलब था उसका राज, उसकी मर्जी चलना। ऋतु मुस्कुराते हुए बोली,
कोई बात नहीं पवन, तुम आराम से काम करो। मैं और माँ जी घर पर एंजॉय करेंगे, है ना माँ जी? मैं जो कोने में खड़ी थी, रितु की आवाज सुनकर फिर से सहम गई। मैंने बस सिर हिलाया। पवन ने मेरे पैर छुए। माँ, अपना ख्याल रखना। मैंने पवन का हाथ कस कर पकड़ा, जैसे मैं उसे रोकना चाहती थी, पर मेरी जुबान से आवाज नहीं निकली। पवन घर से निकला, गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। लेकिन वो ऑफिस नहीं गया। उसने अपनी गाड़ी 2 गली छोड़कर पार्क के पास खड़ी कर दी। उसने अपना फोन निकाला, हेडफोन लगाए और उस हिडन कैमरे की ऐप खोल ली। फोन के स्क्रीन पर जैसे ही पवन के जाने के 5 मिनट हुए, रितु ने मुख्य दरवाजे पर चिटकनी लगा दी। अगले ही पल रितु का वो संस्कारी बहू वाला चेहरा बदल गया। उसके चेहरे के भाव एकदम कठोर और क्रूर हो गए। वो सोफे पर जाकर राजाओं की तरह बैठ गई और टीवी का रिमोट उठाया। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, ए बुढ़िया, बाहर निकल, नाटक खत्म हो गया तेरे बेटे का। कार में बैठे पवन के कान खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही ऋतु है जो 5 मिनट पहले मीठी मीठी बातें कर रही थी। स्क्रीन पर दिखा कि मैं धीरे धीरे डरते हुए कमरे से बाहर आई। ऋतु पैर मेज पर रखकर दहाड़ी, कल रात बड़ा ड्रामा कर रही थी तू। पानी गिरा दिया, मेरे पति के सामने मुझे विलेन बनाना चाहती थी। तुझे क्या लगा पवन, तेरी वो कांपने वाली एक्टिंग देखकर मुझे डांटेगा? ऋतु उठी और मेरे पास आई। मैं पीछे हटकर दीवार से सट गई। ऋतु किचन में गई और एक कटोरी लेकर आई। ये वही कल रात की बची हुई दाल थी, जिसमें उसने मुट्ठी भर लाल मिर्च डाली थी। कल रात तो तूने ये दाल खाई नहीं, पानी गिराकर ड्रामा शुरू कर दिया। अब खा इसे अभी के अभी। मैं रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, बहू, पेट में बहुत जलन हो रही है, मेरे अल्सर में दर्द है, मैं मर जाऊंगी, मुझे सादा रोटी दे दे बेटी। रितु ने मेरे गाल को जोर से भींचा। रितु फुसफुसाते हुए बोली, लेकिन पवन को साफ सुनाई दिया, मर जाएगी तो मरती क्यों नहीं? तेरे मरने का ही तो इंतजार है। तू मरेगी तभी तो ये पूरा घर मेरे नाम होगा। और सुन, अगर तूने पवन को एक शब्द भी बताया कि मैं तुझे मिर्च खिलाती हूँ या तुझसे घर का काम करवाती हूँ। रितु ने अपनी जेब से फोन निकाला। तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी और कहूंगी कि तेरा बेटा पवन मुझे दहेज के लिए मारता है। मैं अपने शरीर पर खुद चोट लगा लूंगी और इल्जाम तेरे बेटे पर लगा दूंगी। सोच ले तुझे क्या चाहिए, 2 वक्त की सूखी रोटी या तेरे बेटे की जिंदगी भर की जेल? कार में बैठे पवन का खून खौल उठा। उसके हाथ से फोन लगभग गिर गया। पवन ने आंसुओं के साथ कहा, तो ये वजह थी, मेरी माँ इसीलिए चुप थी, वो मुझे बचाने के लिए ये जहर पी रही थी। स्क्रीन पर मैंने बेटे के जेल के डर की वजह से वो मिर्च वाली ठंडी दाल खानी शुरू कर दी। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, नाक बह रही थी, पर मैं खा रही थी ताकि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। रितु सोफे पर बैठकर मोबाइल में रील देख रही थी और हंस रही थी। जल्दी खा, इसके बाद पूरे घर में झाड़ू भी लगाना है। नौकरानी के पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये सब सुनकर अब पवन से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फोन बंद किया, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार में घर की तरफ मोड़ी। घर के अंदर मुझे मिर्च लग रही थी, मैं खांस रही थी। रितु मुझ पर चिल्ला रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रितु चौंक गई। इस वक्त कौन मर गया? उसने मुझे इशारा किया, भाग अंदर और खबरदार जो आवाज निकाली, आंसू पोंछ ले अपने। रितु ने बाल ठीक किए, चेहरे पर फिर से संस्कारी मुस्कान चिपकाई और दरवाजा खोला। सामने पवन खड़ा था, लेकिन ये वो पवन नहीं था जो सुबह गया था। उसकी आंखें लाल थीं, माथे पर पसीना था और मुट्ठी भिजी हुई थी। रितु मीठे स्वर में बोली, अरे पवन, तुम इतनी जल्दी आ गए, मीटिंग नहीं थी क्या? पवन कुछ नहीं बोला, वो सीधा अंदर घुसा। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर वो मिर्च वाली दाल की कटोरी अभी भी रखी थी। रितु पीछे पीछे आई। पवन, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अब पवन ने अपनी जेब से फोन निकाला और वो वीडियो प्ले किया जो अभी अभी रिकॉर्ड हुआ था। आवाज गूंजी, तू मरेगी तभी तो ये पूरा घर मेरे नाम होगा। तेरा बेटा पवन मुझे दहेज के लिए मारता है। रितु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पवन, ये तो हम मजाक कर रहे थे। पवन ने एक जोरदार तमाचा रितु के गाल पर मारा। पवन दहाड़ते हुए बोला, मजाक? मेरी माँ की ममता का मजाक, मेरे प्यार का मजाक? मैं तुझे धर्म पत्नी बनाकर लाया था, लेकिन तू तो नागिन निकली।
पवन दौड़कर मेरे कमरे में आया। मैं बिस्तर के नीचे छिपी बैठी थी। पवन ने मुझे बाहर निकाला और गले लगा लिया। हम माँ बेटे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। पवन बोला, माँ मुझे माफ कर दे। माँ, मेरे ही घर में तुझे इतना दुख मिला और मुझे पता भी नहीं चला। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं रोते हुए बोली, बेटा वो तुझे जेल भेजने की धमकी देती थी, मैं कैसे बताती? पवन ने मेरे आंसू पोंछे। अब कोई जेल नहीं जाएगा माँ, जेल वो जाएगी जिसने ये खेल रचा है। पवन ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर हॉल में लाया। रितु वहां खड़ी कांप रही थी। रितु, उठा अपना सामान और अभी के अभी दफा हो जा मेरे घर से। और हाँ, तलाक के पेपर्स मैं भिजवा दूंगा। और ये वीडियो मेरे पास सबूत है। अगर तूने कोई भी झूठा केस करने की कोशिश की तो ये वीडियो कोर्ट में और सोशल मीडिया पर दोनों जगह चलेगा। फिर देखना तेरा क्या हाल होता है। रितु गिड़गिड़ाते हुए बोली, पवन मेरी बात तो सुनो, वो तो बस मैं मजाक कर रही थी। सच में ऐसा मत करो पवन, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? इससे पहले कि रितु फिर से अपना झूठ पूरा कर पाती, पवन का हाथ हवा में लहराया और एक जोरदार तमाचा रितु के गाल पर पड़ा। तमाचा इतना तेज था कि रितु लड़खड़ाकर सोफे पर गिर पड़ी। उसके होंठ से खून रिसने लगा। पवन दहाड़ते हुए बोला, मजाक? मेरी माँ की तड़प तुझे मजाक लगती है? जिस माँ ने मुझे बोलने के लिए जुबान दी, तूने डर के मारे उनकी जुबान ही बंद कर दी। रितु अब रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो दौड़कर पवन के पैरों में गिर पड़ी और उसके पैर पकड़ लिए। रितु गिड़गिड़ाते हुए बोली, पवन मुझे माफ कर दो। पवन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाती हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मुझे घर से मत निकालो। पवन, मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे? मेरी नाक कट जाएगी। पवन प्लीज एक मौका दे दो। पवन ने घृणा से अपना पैर पीछे खींचा, जिससे रितु फर्श पर घिसट गई। पवन उंगली दिखाते हुए बोला, नाक तो तूने उसी दिन कटा दी थी जिस दिन तूने एक बुजुर्ग पर हाथ उठाया था। और मौका? तूने मेरी माँ को मौका दिया था जब वो पानी मांग रही थी। तूने तो उन्हें मिर्च खिलाई थी ना? पवन ने अपना फोन उठाया और स्क्रीन रितु की आंखों के सामने कर दी। पवन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, देख रही हो ये वीडियो? ये सिर्फ वीडियो नहीं, तेरे जेल जाने का टिकट है। बुजुर्गों के साथ हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का केस लगाऊंगा। अगर तूने एक शब्द और बोला या यहाँ से जाने में 1 मिनट की भी देरी की तो ये वीडियो सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाएगा। फिर सोच ले, जेल की काल कोठरी में सड़ना है या चुपचाप यहाँ से दफा होना है। पुलिस का नाम सुनते ही रितु कांप उठी। वो जानती थी कि सबूत पक्का है, पर फिर भी वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। पवन का सब्र टूट गया। उसने रितु की बाह पकड़ी, ठीक वैसे ही जैसे रितु ने मेरी पकड़ी थी, और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गया। रितु चीखते हुए कह रही थी, छोड़ो मुझे। पवन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पवन ने दरवाजा खोला और रितु को बाहर की तरफ जोर से धक्का दिया। तू अब तक पवन की पत्नी थी, अब तू सिर्फ एक अपराधी है। शुक्र मना कि मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ घर से निकाल रहा हूँ। वो भी इसलिए कि मेरे घर की इज्जत उछलेगी। लेकिन अगर तूने पलटकर इस घर की तरफ देखा भी तो कसम मेरी माँ के आंसुओं की, तुझे सलाखों के पीछे पहुंचाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। रितु ने चौखट पकड़ने की कोशिश की। रितु बोली, पवन प्लीज। पवन गरजते हुए बोला, आउट, अभी के अभी। पवन ने पूरी ताकत से दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। बाहर रितु दरवाजा पीटती रही, रोती रही, लेकिन अंदर की कुंडी हमेशा के लिए लग चुकी थी। दरवाजा बंद होते ही घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा डरावना नहीं था। इसमें एक शांति थी, एक आजादी थी। पवन गहरी सांसें ले रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलकर दुख में बदल रहा था। वो मुड़ा और मेरे पास आया। मैं अभी भी कोने में खड़ी कांप रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो डायन जा चुकी है। पवन घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गया। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें चूम लिया। पवन रूंधे गले से बोला, माँ मुझे माफ कर दे। तेरा ये बेटा अंधा हो गया था। मेरे घर में तूने इतना कष्ट सहा और मुझे भनक तक नहीं लगी। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ माँ। मैं रो पड़ी और झुककर पवन को गले लगा लिया। नहीं बेटा, तूने तो आज मुझे नरक से निकाल लिया। भगवान तेरा भला करें मेरे लाल। पवन उठा,
वो किचन में गया और एक गिलास पानी लेकर आया, वो पानी जिसके लिए मैं तरसती रही थी। पवन ने मुझे सोफे पर बिठाया और अपने हाथों से गिलास मेरे होठों से लगाया। पी ले माँ, अब कोई तुझे नहीं डराएगा। अब इस घर में सिर्फ तेरा राज चलेगा। मैंने पानी पिया। वो पानी नहीं, अमृत था। उस पानी के साथ मेरे हलक में अटकी वो गूंगी चीख हमेशा के लिए शांत हो गई। बेटे का फर्ज सिर्फ माँ को पैसे दे देना या बड़े घर में रखना नहीं है, बल्कि ये ध्यान रखना भी है कि उसकी आंखों में आंसू किसकी वजह से हैं। कभी कभी घर के अंदर का दुश्मन बाहर वालों से ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं पवन के घर से निकाली गई ऋतु रोते बिलखते ऑटो पकड़कर अपने पिता के घर पहुंची। उसके बाल बिखरे थे, आंखों का काजल आंसुओं से बहकर गालों पर जम गया था। उसने पागलों की तरह दरवाजा पीटा। पापा, मम्मी दरवाजा खोलो, देखो पवन ने क्या किया मेरे साथ। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने ऋतु के पिता घनश्याम जी और माँ खड़े थे। ऋतु को लगा कि माँ पापा उसे गले लगा लेंगे और पवन को कोसेंगे। वो रोते हुए अंदर घुसने लगी। ऋतु बोली, पापा, पवन ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। आप अभी पुलिस को फोन करो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन घनश्याम जी अपनी जगह से हिले नहीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही ऋतु अंदर आई, पिता ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। ऋतु सन्न रह गई। उसने गाल पर हाथ रखा। पापा, आपने मुझे मारा, पवन ने मुझे निकाला और आप मुझे मार रहे हैं। घनश्याम जी ने अपना मोबाइल फोन निकालकर ऋतु के मुंह के सामने कर दिया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था। ऋतु मुझे मिर्च खिला रही थी और धमका रही थी। घनश्याम जी दहाड़ते हुए बोले, पुलिस को फोन करूं? शर्म नहीं आती तुझे? तेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही पवन ने ये वीडियो मुझे भेज दिया था। साथ में लिखा कि अगर हमने तुझे पनाह दी तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और हम पर भी केस करेगा। ऋतु की माँ, जो हमेशा ऋतु का पक्ष लेती थी, आज घृणा से उसे देख रही थी। ऋतु की माँ बोली, तूने हमारी नाक कटवा दी। ऋतु, हमने तुझे बड़े नाजों से पाला था ताकि तू दूसरे घर जाकर राक्षस बन जाए। एक बूढ़ी औरत पर जुल्म करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? छी, मुझे तो तुझे बेटी कहते हुए भी घिन आ रही है। ऋतु पिता के पैरों में गिर पड़ी। पापा, गलती हो गई मुझसे, मुझे बचा लो। पवन मुझे तलाक दे देगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप तो मेरे पिता हो, मुझे सहारा दे दो। घनश्याम जी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। घनश्याम जी कठोरता से बोले, सहारा? जिसने अपनी सास का सहारा छीना, उसे मैं सहारा दूं? सुन ले कान खोलकर, पवन तलाक दे रहा है तो दे दे, हम भी तुझे बोझ की तरह ही रखेंगे। इस घर में तुझे रानी बनकर नहीं, नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। और अगर पड़ोसियों को पता चला कि तूने क्या किया है तो हम इस शहर से मुंह छिपाकर भागने को मजबूर हो जाएंगे। पिता ने अंदर के कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बोले, जा बाहर वाले कमरे में सो जा और कल सुबह से घर का सारा काम तुझे ही करना है। हमें बुढ़ापे में आराम चाहिए। रात के 12 बज चुके थे। ऋतु अपने मायके के पुराने कबाड़ वाले कमरे में जमीन पर बैठी थी। उसे पवन का वो आलीशान घर, वो नरम गद्दा, पवन का प्यार, सब याद आ रहा था। उसे याद आया कि कैसे पवन उसकी हर जिद पूरी करता था, कैसे सास उसे बेटी कहती थी। ऋतु चीखते हुए दीवार पर सिर पटक कर चीखने लगी, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास सब कुछ था, इज्जत, पैसा, प्यार करने वाला पति। सिर्फ मेरे घमंड और क्रूरता ने सब खत्म कर दिया। आज मैं अपने ही मायके में अछूत बन गई हूँ। पवन, मुझे माफ कर दो। माँ जी, मुझे माफ कर दो। वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके आंसू अब उसकी किस्मत नहीं बदल सकते थे। उसने अपनी जन्नत अपने हाथों से जला दी थी। अभिमान और क्रूरता इंसान को अर्श से फर्श पर ले आती है। रिश्तों की कद्र तब करो जब वो पास में हो। खोने के बाद तो सिर्फ आंसू और पछतावा ही बचता है। कुछ समय बाद पवन ने ऋतु को तलाक दे दिया।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।